10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम आप अगले आधे घंटे मेरे साथ देखेंगे और पैनल मेरे साथ जो स्क्रीन पे मौजूद रहेगा, 4 विशेषज्ञ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करेंगे। कविता जैन, राजेश पालिया पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, उसके बाद हमारे साथ श्रीकांत चौहान, विकास सालुके फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। आज कॉर्पोरेट स्कैन में मतलब अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कल्याण ज्वेलर्स की मैनेजमेंट होगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रमेश कल्याण रमन मौजूद रहेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। बिग मार्केट वॉइसेस में राजेश कोठारी और साथ ही साथ आज टेक्निकल वॉइस में आज हमारे साथ सुशील केरिया होंगे कुछ देर में। मार्केट क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें सुबह से, देखिए जो अप्रोच अब मैं सुबह जो ली थी उसको बार बार आई थिंक यहाँ पे नहीं रखूँगा, बट स्टिल एक वीक जोन में है हम, भले ही 39 अंक ऊपर हो, लेकिन हम एक बार सुबह से अब तक 100 पॉइंट कोलैप्स हो चुके थे और निफ्टी बैंक में भी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है आज। पहले एक काम करते हैं, कॉल्स ले लेते हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपका आज का अभी तक का जो एनालिसिस है वो क्या कहता है? 2 ट्रेड्स कौन से पिक करेंगे आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि आज के दिन में हम वापस एक बार मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स के ऊपर फोकस करके चल सकते हैं। वहां पे अच्छी खासी तेजी लगता है बनी रहेगी। जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पे अच्छा खासा एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, 970 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। जेएसपीएल में अगर 970 975 के करीब अगर हम खरीदते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 945, 942 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 1020 से लेकर 1050 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स में वापस रेन्यूड इंटरेस्ट आया हुआ है। कई सारे स्टॉक्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। वहां पे हमें लगता है इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ पे तेजी का एक ट्रेड हम ले सकते हैं। काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन है। 236 238 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक वापस से एक बार 250-55 के लेवल्स दिखा सकता है। इंजीनियर्स इंडिया को भी लॉन्ग करके चले और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे एट 228। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। ओके, तो ये आपके 2 ट्रेड्स थे। EIL थ्रू 3640 पे आप पिक कर रहे हैं। विकास, आपके 2 ट्रेड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी मेरे बाय साइड रहेंगे। मार्केट हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा साइड वाइज दिख सकता है। पहला मेरा रहेगा एनटीपीसी बाय। 350 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में 372 के टारगेट के लिए यहाँ पे एनटीपीसी को 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा सकते हैं। सेकेंड रहेगा ईयू स्मॉल बैंक। यहाँ पे जो 630 का जो ब्रेकआउट है वो हमने कल भी देखा, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक सेटअप बहुत स्ट्रांग होते हुए देखने मिल रहा है। 660 के टारगेट के लिए एयू स्मॉल बैंक को बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिल रहा है वो 624 का है, तो 624 के स्टॉप लॉस से एयू स्मॉल बैंक को बाय करना है। ओके, तो 2 ट्रेड्स आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक 636.80 पे। कविता जी, आपके ट्रेड्स? या वीरेंद्र जी, ऑटो से एमएनएल में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहा है। 2235 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। आई बिलीव ये अपने प्रीवियस हाई 2270 2275 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2215 का। एमएनएम पर एक बाय ट्रेड करेंगे। और एफएमसीजी से मुझे लगता है डाबर की पोजिशनिंग काफी अच्छी है। 558 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 562 566 आप डाबर पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 555 का। ये 2 ट्रेड्स आपके हो गए। डाबर 556 पे आप पिक करते हुए। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंटरग्लोब एविएशन ही है। और हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हैं, डेटा भी इसके पॉजिटिव है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम 4200 4250 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। इवन 4100 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है। 128 के आसपास ट्रेड करी, इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 100 रुपए के आसपास। टारगेट 170 180 तक आते हुए दिख सकते हैं। इंडिगो में स्टॉप लॉस जो रखना है फ्यूचर्स में वो होगा करीब 4080 के आसपास, और टारगेट है 4200 4240 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस है, और उसमें टीवीएस मोटर काफी स्ट्रांग लग रहा है। स्टॉक में अब जिस तरीके की स्ट्रेंथ बनी है ओपनिंग के बाद से, एक सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिली, और ऑटोमोबाइल स्पेस एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिख रहा है। टीवीएस मोटर के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 2165 2170 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2105 के आसपास। ओके, चलिए 4 ट्रेड्स मतलब 8 ट्रेड्स ऑलमोस्ट पूरे हो गए। अब यहाँ से जरा थोड़ा सा नंबर्स पे इंटरेक्शन करते हैं।
कल्याण ज्वेलर्स जरा स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे। और इस बार आपने आई थिंक इससे पहले हम मुखातिब हुए थे टाइटन की मैनेजमेंट से, वहाँ भी ज्वेलरी सेगमेंट थोड़ा सा प्रेशर में था। जरा स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं, ऑलमोस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारे साथ मिस्टर रमेश कल्याण रमन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार ये टुडे के साथ साथ जो थोड़ा लंबा समय अवधि का चार्ट है वो भी रखिएगा। रमेश जी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। नंबर्स मैं आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे प्राइस परफॉर्मेंस नंबर्स पहले रखता हूँ मैं। जो हेडलाइन नंबर्स थे इनकी, रेवेन्यू करीब 34% बढ़ा, अब बाय आई थिंक 34%। एबिटा मार्जिन्स प्लस बाय 19.3%, मार्जिन्स एट 6.8 और पैट में अप्रॉक्सीमेटली 97.3%। फर्स्ट ऑफ ऑल रमेश जी, जो बात मैं आपसे यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि इस क्वार्टर में एक सब्सटेंशियल प्राइस आई थिंक ऊपर हुए गोल्ड के, क्या एग्जैक्टली थोड़े से हायर प्राइसेस पे गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड आपको थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है? बीते एक महीने में जो फुटफॉल थे और ज्वेलरी बाइंग है उसमें क्या थोड़ी कमी आई है, क्या रिड्यूस रही है, कमी आई है इसमें? First of all, like how you told, last year was very good. The revenue grew very strongly. Consolidated grew by around 34%. India revenue grew by around 38%. There was a substantial growth in PBT as well in the same range. And if you look at this financial year, yes, there was a huge volatility in gold price in the first week of April, and it has been stably going up, and now it's getting settled down. First of all, there is no major comparison between a gold price and a demand per se, except that when the price go up very sharply or come down very steeply, there can be a pause in demand from a consumer, because consumer might wait for a week or 10 days to see where the gold price is getting settled down. Otherwise, there is no what you call actual comparison, because customer comes with a budget, and if the gold price is high, he buys a lesser volume. If the gold price is low, he buys a more bigger volume. So that, and customers have seen gold price going up and down for the past many years in India, and that is how demand is actually compared with gold price. Okay, Ramesh, your point taken, but exactly your margins trajectory is approximately 6.8%. A substantial dip, I think, from last quarter, it was 7.6%. What exactly your sense about, I think, margins trajectory in first half of FY25? So first of all, margin on a store level has been very stable for the past 5 quarters when compared to the previous year. The margin degrowth which you see is majorly because we have shifted to a franchisee model from the last financial year, wherein we share a gross margin with the franchisee partner. So that is why you see a dip in gross margin. But if you look at our PBT, that is the way we should see. PBT was 4.6 in Q4 versus 4.4 in the previous year. So there will be a growth in PBT margins, but there will be a degrowth in gross margin as well as EBITDA margin, even going forward. It will keep on going down. Okay, will you tell us something about your expansion plan? What exactly is that? I think, will you present a roadmap of expansion plan in the first half of FY25, store expansion, and I think in India as well as overseas? So we will be, as announced earlier, we will be opening 130 showrooms in the running financial year, out of which 80 will be Kalyan showrooms and 50 will be our Candere lifestyle jewelry. That is another division of Kalyan. We will be opening 50 of that. And we will also open 6 showrooms in the international region. And we are going to enter a new market in the international region, that is the US. We will be opening the first store in the US before the end of H1. Okay, Ramesh, one more thing is that it's quite encouraging as far as Kalyan Jewellers is concerned. I mean, your non-South revenue is approximately contributing 49% now. That means, I mean, it's equally distributed between South and the non-South. Will you give us a sense about what exactly will be the trajectory of non-South revenue in the upcoming quarters? Or might be by the end of this fiscal?
Yes. So our major focus of expansion is the non-South region. And this year, out of the 80, 70 will be outside South India. And you will see that the revenue share from the non-South region will go up consistently for the next 2 or 3 years. Okay. One more thing which I am, looking into these numbers is that your percentage of expenses is coming down slightly. I think it's 1.8% versus I think 2% last quarter. Are you doing this intentionally to secure your margins as of now? And what is the, trajectory of ad spends in coming quarters? Of the growth in revenue, right? So when the ad spend as a percentage will not grow parallelly according to the revenue growth. So ad spend in amount will be keeping on growing. Even for this financial year, it will grow. But on a percentage terms, it will surely come down because revenue is again growing at what 34% we grew last year. Okay. रमेश बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और इन नंबर से बातचीत करने के लिए और सभी पर्सपेक्टिव पे रिव्यू दिया आपने एड स्पेंस को लेकर, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को लेकर और स्टोर एक्सपेंशंस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। कल्याण ज्वेलर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आइए इंट्रोडे में एक बार आपकी स्क्रीन पे ये 3 मंथ चार्ट था और एक बार इंट्रोडे रखिएगा प्लीज़ और उस पर एक टेक चेक लेंगे लेकिन प्राइस स्क्रीन पे रखेंगे प्लीज़ ज़रा यहाँ पर। इट्स 394.65 अभी भी करीब 5 रुपये 45 पैसे नीचे ट्रेड करता हुआ। इट्स 41,677 अभी कुछ देर में सुशील केडिया जी से बातचीत शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक व्यू इंडेक्स पे फिर लेता हूँ और इंडेक्स जरा एक बार आप निफ्टी लेके आइएगा 22,100। इस बातचीत के दौरान फिर सिंक हुआ और 22,100 की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर करने की तैयारी करता हुआ। जब मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था तो एक निफ्टी बैंक में स्विंग आया था स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब वो भी कोलैप्स होता हुआ 47,681 की ट्रैजेक्टरी में। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी में और हमारे साथ राजेश कुठारी एमडी अल्फा क्यूरेट्स एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये बीते 2 हफ्ते में कंप्लीटली हमारा जो सेटअप है ना राजेश वो तब्दील हो गया। आई थिंक 3 मई को हमने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया बट अ सडन कोलैप्स फ्रॉम दैट लेवल। आप लोगों ने क्या अप्रोच रखी है, इस कोलैप्स को आप लोगों ने रीड कैसे किया, एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है और अभी आप लोग बाइंग कर रहे हैं लेवल्स पे या फिर अवॉइड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? नमस्कार। सबसे प्रथम तो ये कोलैप्स नहीं है, ये छोटा सा माइल्ड करेक्शन है और बुल मार्केट में करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी। अगर इस तरह का टाइम करेक्शन या तो फिर प्राइस करेक्शन नहीं आता है तो फिर वो मार्केट अनहेल्दी टेरिटरी में चली जाती है जिसे यूफोरिया कहते हैं। और अगर यूफोरिया की तरफ अगर मार्केट चली जाती है तो उसके बाद फिर कोलैप्स होता है जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टर्स की, निवेशकों की वेल्थ डिस्ट्रॉय लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो जाती है। तो बहुत ही एक अच्छा सा टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन, सम प्राइस करेक्शन, ऑल दिस आर करंटली अंडरगोइंग। जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 2024 का जो साल है ये बी बुलिश बट बी प्रूडेंट का साल है। हमें फुल तेजी में रहना है, इक्विटी मार्केट पे फेथ रखना है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें बी प्रूडेंट रहना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। तो गाड़ी फुल तेजी से चलानी है लेकिन सीट बेल्ट ऑन रखना है, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने 2023 का साल देखा रहेगा तो बहुत सारी कंपनीज, माइक्रो कैप कंपनीज, एसएमई कंपनीज, पुअर कंपनीज विद ए वेरी वीक फंडामेंटल्स, with a weak governance, with a weak management, many of these companies के जो शेयर प्राइस थे 100, 200, 300, 400 टका बढ़ गए। तो डेफिनेटली वहां पे तो वो जस्टिफाइड है नहीं। तो ये जो करेक्शन जो पीरियड आ रहा है उसमें बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बॉयज का जो रहता है ये बेसिकली डिफरेंस बड़ा लंबा कर देगा। तो मुझे लग रहा है निवेशकों का मेरा ये संदेश है कि हम इक्विटी मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, लेकिन साथ में हमें रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ही स्ट्रांग फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज इट कैन बी ए वेरी, क्योंकि ये साल जो है उसमें विनर्स एंड लूजर्स का बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। एवरीबॉडी इज नॉट गोइंग टू विन, बहुत सारे लूजर्स भी रहेंगे और बहुत सारे विनर्स भी रहेंगे।
सो दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटेजी जो हम अपना रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में भी। ओके, मतलब क्लियरली आपने बाइसेक्ट करने की कोशिश करी विनर्स लूजर्स। अच्छा, इसी 2 हफ्ते के अंतराल में राजेश जी एक और चीज़ हुई कि आपका अर्निंग सीजन कंप्लीट हो गया। जब अब आप कहते हैं विनर्स, आई मीन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग विनर्स, ये अर्निंग सीजन कैसा गुजरा और इस अर्निंग्स के आधार पे आपके वो जो सो कॉल्ड विनर्स हैं वो कौन कौन से हैं? आपके 2 प्रिफर्ड स्पेस जहां पे आप लोगों ने सीरियस बैंक के, मतलब आपका व्यू है इस वक्त। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहां पे अर्निंग सीजन बहुत ही स्ट्रांग रही है वो है कैपिटल गुड्स सेगमेंट। कैपिटल गुड्स सेगमेंट जो है जहां पे हमने पिछले 3 साल से वी हैव बीन ओवरवेट ऑन कैपिटल गुड्स फॉर बोथ हमारा जो ट्रिपल आईओबी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और ट्रिपल ए बडिंग बीस्ट जो मिड एंड स्मॉल कैप प्रोडक्ट है, दोनों में हम कैपिटल गुड्स पे बहुत ही ज्यादा ओवरवेट रहे हैं पिछले 3 साल में। और ये जो क्वार्टर आया वो एकदम धमाकेदार क्वार्टर आया है। बहुत सारी कंपनीज ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, सिर्फ रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड सेगमेंट में ऑर्डर इनटेक। आप नया ऑर्डर कितना ले रहे हो, जो डिपेंडेंट होता है कंट्री के कैपेक्स पे, जो डिपेंडेंट ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने पे। तो बहुत सारे कैपिटल गुड्स कंपनीज ने कैपेक्स इंक्रीज का मोमेंटम कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बताया हुआ है। उनकी ऑर्डर इनटेक बहुत ही स्ट्रांग हो रही है और उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड है वो भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आ रहा है कि कैपिटल गुड सेगमेंट में भी 2 तरह की कंपनीज होती है। एक होता है ईपीसी कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और एक होते हैं प्रोडक्ट कंपनीज। तो पिछले 3 साल से वी आर वेरी ओवरवेट, वी आर वेरी बुलिश ऑन द प्रोडक्ट कंपनीज। जो कंपनीज का रिसर्च है, डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही लिमिटेड है। जैसे डेटा सेंटर की कैपेसिटी 3-4-5 गुना हो रही है, जैसे कि पावर प्लांट्स ऑटोमेट हो रहे हैं, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर और खर्चा हो रहा है, जैसे कि ईएसजी रिलेटेड सेल्फ सस्टेनेबल पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये जो पूरा जो कैपेक्स है, जो न्यू ग्रोथ ड्राइवर है, एक होता है रोड बनाना, पोर्ट बनाना, वो ओल्ड ड्राइवर हो गया, और एक हो गया है रेलवेज, मेट्रोज, वंदे भारत ट्रेन, ये सब हो गया डेटा सेंटर, ऑटोमेशन, प्रोसेस एफिशिएंसी, ये नया ग्रोथ ड्राइवर है। सो यहाँ पे अवर एंटायर पोर्टफोलियो इज फोकस्ड ऑन दिस न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम रही है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट भी रही हुई। ओके राजेश जी, शुक्रिया आप इस आज बातचीत में शामिल हुए। और आज आई थिंक आपसे जो बातचीत हुई, इसी का अगला अंश में जब एक बार इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो दोबारा शुरू करूंगा कि आपका अब कन्विक्शन कहाँ कहाँ पर अपीयर हो रहा है, कहाँ कहाँ पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, व्यू रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस की दूसरी कड़ी में। सुशील केडिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। दिन है मंगलवार का और आई थिंक ऑलमोस्ट सोमवार को हम कल क्रैक देख के आए, ऑलमोस्ट 21,800 की ट्रैजेक्टरी को छू के आए। निफ्टी बैंक पे हम 47,000 की ट्रैजेक्टरी को। पहले बात करते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स पे व्यू क्या है आपका, निफ्टी और निफ्टी बैंक? देखिए आपने करीब करीब उस दुखती रग को छू दिया है जो कल इंडेक्स ने क्रैक सा बना दिया था ना। तो उस पर वो जो गाना है, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती यार की, मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह। तो वो कल जब सबको लग रहा था ना कि 25 पैसा भी नहीं बचा शेयर और खरीदने के लिए, मतलब हिम्मत टूट गई बिल्कुल, वहां मार्केट ने कल बॉटम कर दिया। चार्ट्स पे पैटर्न स्पष्ट हैं और कल की जिस तरह की ये फ्यूरियसली लार्ज अप कैंडल है दोनों इंडाइसेस पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो हम अब कॉन्फिडेंस के साथ कि एक नया अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, अब बाजार में तेजी के ही सौदे ढूंढ रहे हैं। ओके, तो अब आप कल मानते हैं कि एक बहुत ही क्रिटिकल लो हम लगा चुके हैं, यहाँ से अपसाइड खुलेगा और आप तेज़ी के सौदे ढूंढ रहे हैं। जब तेज़ी का नाम आता है सुशील जी, अब प्राइस डैमेज बहुत जगह हुए हैं। अगर आप सिर्फ एक कैपिटल गुड्स को छोड़ दें तो उसके सिवा प्राइस डैमेज बहुत जगह हुए हैं। दैट मीन्स आपका रिवॉर्ड इस वक्त बाइंग में अच्छा है पूरे बाजार में। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग स्पेस आपके जहन में आता क्या है, जिसको आप सबसे पहले अपनी बाइंग लिस्ट में या फिर सबसे शीर्ष पर रखे हुए हैं इस वक्त? देखिए CNX IT इंडेक्स मेरे को लगता है अब
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर में इंडेक्स ऑफ द ईयर हो जाएगा। पीसीआर अगर इस चार्ट को मेरी स्क्रीन से प्रक्षेपित कर पा रहे हैं तो करीब करीब देखिए 32,900 पर 33,000 पर जो इंडेक्स है, मुझे इस कल्पना को साथ लेके चलने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि दिवाली के पहले पहले आपको ये निफ्टी आईटी इंडेक्स 41-42 हजार पे नजर आ जाएगी। तो ये सेक्टर ऑफ द ईयर गोइंग फॉरवर्ड या इंडेक्स ऑफ द ईयर, ये हमारा कॉल है। एक भी आईटी का स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको यहां से बेच के % भी कमाने की जगह दिखती है, सबके सब बॉटम हो गए। ओके, तो ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। आईटी, जब मैंने सुशील जी से पूछा कि सबसे पहले आपको बेस कहाँ बनता नजर आ रहा है या फिर अपसाइड कहाँ नजर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे बेस्ट क्या नजर आ रहा है, वो है आईटी। आईटी में दो अगर स्टॉक फ्यूचर्स के नाम आप ले सकें सुशील जी, क्या आप तो कैश पे टिप्पणी करते हैं, वो क्या होंगे जब आप आईटी पे इतना स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं इस प्राइस पे? तो देखिए पूरी की पूरी निफ्टी आईटी इंडेक्स की पूरी बहुत छोटी इंडेक्स है। इसमें मैं आपको निचोड़ बता दूं, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, उसमें हमारी सबसे बड़ी बेट होगी विप्रो पे, जो सीएनएक्स आईटी से भी ज्यादा परफॉर्म कर जाएगा। इन्फोसिस इन लाइन, और टीसीएस हमें लगता है कि बड़ा ही धोखा दे जाएगा, इसमें 10-12% से ज्यादा की रिटर्न नहीं दिखती। अब आ जाते हैं बचे हुए छोटे स्टॉक्स पे। तो कोफोर्ज आपको याद होगा 7600 के आसपास आप थोड़ा चौंके भी थे जब मैंने कहा कि 35% गिर जाएगा, 2 महीने में गिर गया। अब हमारा कॉल यहाँ से कोफोर्ज 35% की सिर्फ रीबाउंड दे रहा है, खाली रीबाउंड में भी यहाँ से 35% बढ़ेगा 5,900 तक। उसके आगे भी हमें लॉन्गर टर्म कोफोर्ज में ज्यादा डिक्लाइंस दिखते हैं, पर एक बार तो कोफोर्ज भी 35% उछल जाएगा। तो छोटे वाले स्टॉक्स में हमारी बेस्ट पिक होगी एम्फेसिस, जो बहुत लंबी चाल दे सकता है। आप साल भर के नजरिए से इसको लीजिए तो 60-70-80% कोई भी इसमें बड़ी मूव आ सकती है। बिरला सॉफ्ट भी उस कैटेगरी में ज्वाइन हो सकता है, 1-2 दिन की और जगह है। और इमीडिएट तुरंत जो त्वरित लाभ चाहिए तो टेक महिंद्रा 200 रुपया बढ़ जाएगा, बहुत कंसेंसस टेक महिंद्रा कमाल कर देगा, हमें लगता है 1500 से ज्यादा की तेजी नहीं है। बाद बाकी के आप आईटी के जितने भी छोटे स्टॉक्स हैं, एलटीटीएस, एलटीआईएम, इन सब में हम 35 से 50% तक की ऊपर की जगह देखते हैं, और वो अगले ही कुछ महीनों में हो जानी चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आईटी पे बातचीत पूरी हो गई यहाँ पर। अच्छा सुशील जी, एक और चीज़, बीते 2 महीने में हमने दुनिया में एक दूसरा वॉर फ्रंट खुलते हुए देखा, इजराइल ईरान, लेकिन उसके बावजूद क्रूड के प्राइसेस बहुत ऊपर नहीं जा पाए। 80 to 40, 80 की ट्रेजेक्टरी में क्रूड रहा। अब क्रूड से संबंधित हमारा एक पूरा का पूरा स्पेस भी है ओएमसीज का। क्रूड पर आपका टेक, ओएमसीज पर आपका टेक क्या है इस वक्त? पहले भी बात हुई थी जिस दिन ये ईरान ने ड्रोन भेजे थे, पीसीआर से अनुरोध इस चार्ट को दिखाते रहे। ये हाईएस्ट प्राइस उस दिन आया था जिस दिन ईरान ने एकदम से हंगामा बोल दिया था ड्रोन्स को लेकर। और जिन लोगों ने क्रूड की रेगुलरली ट्रेडिंग की होगी 20-25 साल में, वो जानते हैं इस पैटर्न को कि जब जब मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा डिसरप्टिव इवेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म स्पाइक और एक पीक बन जाता है। वो सेम बिहेवियर रिपीट हुआ, और हमने तब ये बात कही थी कि तेल का तेल निकल जाएगा, इतनी मंदी आएगी तेल में। तो उसके बाद से जो करीब 10% का करेक्शन हो गया है, और अब हल्का सा एक रिबाउंड ले रहा है। बाकी की भी जो कमोडिटीज में हमने लॉन्ग टर्म टॉप कॉल किए हैं, बेस मेटल्स में खास करके प्रेशियस मेटल के अलावे, तो वो थोड़ा ज्यादा रिबाउंड दे चुके हैं। और क्रूड थोड़ा सा लगाड़ है, तो 1-2-3 दिन थोड़ा बहुत ये ताकत दिखाने की कोशिश करे, पर अंतोगत्वा कुछ भी नहीं बदला है चार्ट पे जिससे कि हम अपने इस वाक्य को बदले कि तेल का तेल निकल जाएगा। $62 तक तेल अगर चला गया तो बीपीसीएल का भाव 770-80 हो जाए, और साथ साथ एचपीसीएल भी करीब करीब 640-50 चला जाए, तो हमें कोई भी जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। ओके, चलिए, तो हमने आईटी पूरा कर लिया, इंडेक्स पूरा कर लिया, ओएमसीज पूरा कर ली, कमोडिटीज में आई थिंक हमने ये आपका क्रूड भी पूरा कर लिया। 1-2 और धड़े हैं सुशील जी। रिलायंस इटसेल्फ एक इंडेक्स है, बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और पिछले 2 दिन से जब निफ्टी में एक पुल बैक आता है, उसको स्पॉन्सर करने में सबसे अहम और निर्णायक भूमिका निभाई है हमने। प्राइस डैमेज हालांकि इसमें भी हुआ, रिलायंस में, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। इनमें से अगर पिक करना हो तो आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है, लेवल्स बताइए जरा। देखिए, जो इस वक्त चारों तरफ माहौल चल रहा है,
और कोई किसी बात से जस्टिफिकेशन कर रहा है, कोई किसी बात से कर रहा है, चाहे सीटें 400 नहीं आएंगी या 300 आ जाएंगी या 350 आ जाएंगी, सारांश यह आएगा तो मोदी ही। और अगर सारे शेयर बाजार को उसी चीज की चिंता है, तो जो अभी रिलायंस की ये चाल पेंडिंग है, हमने 2200 से जो 3200 की तेजी निकाली थी, तो उसका एक साइडवेज करेक्शन हो गया है और आज रिलायंस ने भी कल हैमर पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर अगर सब कुछ चलेगा अब यहाँ से, तो रिलायंस क्यों पीछे रहेगा? 3180 3200 की चाल यहाँ पे भी दिखती है। और अडानी एंटरप्राइजेज में एक बार के लिए 3800 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकती है। इस पॉइंट पर देखिए 3800 पे, और अंतोगत्वा अगर ये 3800 को निकाल करके ये भी अगर एक नया हाई मार दे और एक्सेस बना दे, 3800 के ऊपर चला गया तो 4800 तक की भी चाल आ सकती है। तो रिलायंस और अडानी पीछे नहीं रहेंगे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जहां पे बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस हो चुका है, स्टॉक्स लुढ़कते चले गए हैं, वो है सीमेंट। आईटी के बाद हमारा सेकंड बेस्ट सेक्टर ऑफ द ईयर यहां से बचे हुए साल के हिस्से में होगा सीमेंट। और आईटी ही की तरह पहले छोटे स्टॉक्स में वहां बाई ट्रिगर्स आ रहे हैं। शुरुआत हो रही है, जो बैटिंग ओपनिंग हो रही है सीमेंट में, वो रैमको के रिवर्सल से, और उसके बाद डालमिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट से हो रही है। एक एक करके सारे के सारे सीमेंट के भी स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न यहां से दे देंगे, ऐसी सारी चार्ट्स हैं। ओके, तो सीमेंट पे भी आपने बड़ी बात कही। अच्छा, एक स्टॉक सुशील जी, मैं देख रहा हूँ 1320 के प्राइस पे पीवीआर ये वो स्टॉक है जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से अगर मैं हिस्टोरिकली कंपेयर करूँ तो जून 2021 से लेके अब तक इसी प्राइस पे 1305, 1310, 1320 पे मल्टीपल टाइम आकर अपने कोलैप्स को अरेस्ट करता है, यानी मंदी फीकी पड़ जाती है और तेज़ी आती है। 1319 के प्राइस पर पीवीआर पे आपकी रीडिंग, ये मैं उन क्लास ऑफ स्टॉक्स में जा रहा हूँ जो कि ओवरसोल्ड है, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड। आपका पीवीआर पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, पीवीआर के फंडामेंटल्स को देख के लोग कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर वो फंडामेंटल्स वैसे ही हैं। और एक सर्टेन रेसिडुअल वैल्यू होती है जो खाली अर्निंग्स पर ड्राइव नहीं होती है। तो ये जो चाल आई थी 23 मई 2023 से, और उस वक्त भी अपनी ये वार्ता हुई थी, ये 1300 से जो 1900 की चाल जो बनी थी, करीब करीब उसी तरह की सीधी लकीर की एक चाल की संभावना यहां से बनती है, जिसका पहला चरण कल से शायद शुरू हो गया हो। आज रिजल्ट्स है, उसको देखते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टीमेट में 1900 की बात करूं, और मेरा अनुमान है 1900 पे चलकर ऐसे वातावरण बन जाएंगे इसका भाव फाइनली 2300 तक का भी जस्टिफाइड हो जाएगा। इस तरह मैं बहुत क्विकली पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सारी बातें आज तेजी की हो रही है, तो सब कुछ बढ़ेगा, फिर भी इंडेक्स निफ्टी की एक अपनी सीमा है। तो मैं दो बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज रख के जाना चाहता हूं। बैंक निफ्टी मुझे 50,500 के ऊपर की तेजी नहीं लगती है, चाहे निफ्टी कितना ही आगे बढ़ जाए। अब बैंक्स का एक टॉप आ रहा है, खाली बैंक्स का नहीं, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स हैं, चाहे वो एएमसीज हो, ब्रोकरेजेस हो। हमने लास्ट ईयर काफी आपके साथ इसमें तेजी की बातें करी और बड़े रिटर्न्स मरे हैं ब्रोकरेज स्टॉक्स में, एएमसीज में, वो सब टॉप आउट हो चुके हैं। एक आध कोई स्टॉक बचा हो तो ठीक है। तो आपकी जितनी भी एनबीएफसी है उसमें जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, मुथूट और मन्नापुरम, वो तो अपने 4 साल के पुराने हाई को भी नहीं क्रॉस कर पाए। गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी तेजी हो गई, इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी हो गई, बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म कोई परेशानी दिखा रही हो चार्ट्स। और जैसे ये आउट ऑफ फेवर होगा अगले 6 महीने में फाइनेंशियल्स का स्पेस, उसमें चार्ट्स के अनुमान से मैं ये कह सकता हूँ मुथूट और मन्नापुरम में बहुत डीप डैमेज आने वाली है। वही है अभी चार्ट्स। तो पोर्टफोलियोज को जो चीज बहुत पॉपुलर हो चुकी है, चल चुकी है, जहां बहुत ज्यादा कंफर्ट है, अब मुनाफा वहां से खाइए और ये सीमेंट, आईटी और जो रोटेट हो रहे हैं सेक्टर्स, उनकी तरफ ध्यान दे। तो मुझे लगता है निवेशकों की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इंप्रूव होगी और ओवरऑल रिटर्न्स बहुत इनहांस हो जाएगी। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, क्रूड पे, आईटी पे, रिलायंस पे, सब पे खुल के बातचीत हुई। और क्योंकि रिलायंस से बातचीत हुई थी, इस तरह डिस्क्रिप्शन आपके दिन आपकी स्क्रीन पे है। प्राइस आउटलुक सुशील जी का था, लेकिन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखिएगा। इंडेक्स हायर लेवल्स पर टिक नहीं पाया, निफ्टी बैंक डेलो की ट्रेजेक्टरी में, और ये अब तक की जो वीकनेस है उसको दे जाते हैं नीरज जी के हाथ में। नीरज जी, अभी भी हम हरे रंग में है, लेकिन हरा रंग फीका पड़ता हुआ डेलो पर वर्सेस हाई। बैंक निफ्टी तो खैर लाल में ही है वीरू। हाँ, थोड़ा दबाव का बाजार रहेगा।
निफ्टी, बैंक निफ्टी लाल में है। हाँ, ये अभी जैसे अभी हाँ, केडिया जी कह रहे थे ना कि मन में आशंकाएं है। और शंकाएं ये सब रहेंगी, तो आपको बाजार अभी ऐसा समझ दिखेगा, गया, समझ गया, समझ 4 जून तक ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद थोड़ी डायरेक्शनल क्लैरिटी आएगी। 4 जून तक ऐसे ही दिखेगा। हाँ, तो ठीक है, इस बीच में लेकिन मैं आपके मन की बात जानता हूँ, जो आपने मुझसे कही है। मैं 4 जून पे ही उसकी बात करूँगा। क्या मैंने क्या कहा आपसे मन की बात? अभी बात बताओ। नहीं करूँगा, अभी तो सिर्फ डेटा पे जाऊँगा। नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं 4 जून पे बात करूँगा। अब जनता के मन में आपने जो ना एक क्यूरियोसिटी जगा दी कि मेरे मन की बात वीरू को मालूम है। ठीक है, हम वो लोग मन की बात मेरे मन में ही रहेगी पिछले। हम लोग 4 जून को बात करेंगे, और इस बीच चलिए आपके सवाल जवाब लेंगे, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन से बातचीत की जाएगी उनके नतीजों और आगे एक आउटलुक पर।